Hello dear student, how are you? You are welcome in PR National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So today our topic the some important point regarding Gauss theorem. इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गॉस थ्योरम क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस थ्योरम एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गॉस थ्योरम. तो आज हम पढ़ेंगे some important point regarding the Gauss theorem and after that is application of the Gauss theorem. So स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और आज का क्लास है का जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉस थ्योरम. देखो भाई, राइटिंग पर मत जाना, मैं थोड़ा विदेशी राइटिंग लिखता हूँ, ठीक है. ठीक है, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है. चलिए देखो, गॉस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है फॉर क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, ठीक है ना, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस. फर्स्ट पॉइंट, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है ना. किसी भी तरह का क्लोज सरफेस हो उसके लिए गॉस थ्योरम क्या है, वैलिड है. नो मैटर व्हाट इज शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, ठीक है ना. ये कोई मैटर नहीं करता कि साइज और शेप क्या है सरफेस का, ठीक है ना. वो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि एक क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या फिर एक टेढ़ा मेढ़ा बंद कोई सरफेस 3D सरफेस हो सकता है, क्लोज सरफेस, ठीक है ना, या फिर एक स्फीयर हो सकता है, या फिर एक सिलेंडर हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज. तो इसके कहने का मतलब है कि गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैलिड है एनी क्लोज सरफेस, किसी भी तरह के क्लोज सरफेस के लिए. नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, कोई मैटर नहीं करता कि सरफेस का कैसा शेप है एंड साइज है, ठीक है. जो सेकेंड पॉइंट है वो है ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, वो है द टोटल या फिर नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है, डिपेंड ओनली ऑन द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है ना. देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, ठीक है ना, डिपेंड ऑन टोटल चार्ज, ठीक है ना, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है. इतनी बात तो कल भी बताई गई थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है क्लोज सरफेस से, ठीक है ना. गॉस थ्योरम में नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता द पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस, inside to the surface, ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज क्या है सरफेस में, कहां है, कहां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको ये पड़ता है जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, जितने चार्ज हैं टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड में जितने चार्ज का अमाउंट है उसी पर क्या डिपेंड करता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज किसी ने सरफेस पर, उसमें जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, ये चार्ज यहाँ है, यहाँ है, कुछ चार्ज यहाँ है, ठीक है ना. ये गॉसियन सरफेस है तो ये कुछ चार्ज यहाँ है, कुछ चार्ज यहाँ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये टोटल चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है. क्लियर है. चलो तीसरी बात आ जाओ. देखो भाई, बहुत आसान है, ठीक है ना, बस समझने भर की देरी है, ठीक है. तीसरी बात,
गॉस थ्योरम में ये कहा गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज इनसाइड होता है उसके वजह से होता है, तो जो आउटर साइड में चार्ज होते हैं उनके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो फॉर आउटसाइड चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ द सरफेस। या फिर कैसे लिखेंगे, कैसे, देखो भाई इंग्लिश, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है किसके लिए, फॉर आउटसाइड चार्ज। बहुत सही, ठीक है सर। ओके, तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है, देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम में, ठीक है ना, यानी क्लोज सरफेस में जितने चार्ज होते हैं उसके वजह से होता है, ठीक है। ये हमारा क्लोज सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में जितने चार्ज होते हैं उसके वजह से क्या होता है, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब देखो, जब क्लोज सरफेस में जो इनसाइड द चार्ज है, यानी क्लोज सरफेस के जो इनसाइड चार्ज है उनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जब बात करेंगे आउटसाइड चार्ज तो क्या होगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ठीक है ना, सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है, फॉर आउटसाइड चार्ज, ठीक है ना, इज जीरो। यानी कोई क्लोज सरफेस है, उसके आउटसाइड में अगर चार्ज है, कोई चार्ज Q है या फिर कोई भी चार्ज है, Q0 है, Q2 है, तो इनके वजह से जो फ्लक्सेज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब चलो चौथी बात देखते हैं, चौथी बात क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है ना। देखो, चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और जो चार्ज होता है, द टोटल चार्ज की बात कर लें, द टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल चार्ज, ठीक है ना, इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है ना, इनसाइड द क्लोज सरफेस एनीवेयर। यानी ये अगर कोई क्लोज सरफेस है उसमें जो चार्ज कहीं भी हैं उनका टोटल सम होता है क्यू चार्ज। द टोटल सम होता है टोटल चार्ज फॉर गॉस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस थ्योरम में जो टोटल चार्ज Q होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यानी इस क्लोज सरफेस में जितने चार्ज हैं, ठीक है, जितने चार्ज उनका जो सम होगा, कहीं भी है लेकिन इनसाइड होना चाहिए, वो चार्ज कहीं भी हो सकते हैं, इनसाइड होने चाहिए, उनका सम क्या होता है, लिया जाता है गॉस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो ये था आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द गॉस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मतलब होता है यूजेज ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहाँ यूजफुल है, तो गॉस थ्योरम वेरी यूजफुल टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। गॉस थ्योरम क्या होता है, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्यूट करने में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम इज वेरी यूजफुल टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो गॉस थ्योरम जो होता है कंप्यूट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है,
तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ठीक है। या फिर इसी को कहीं कहीं लिखा है डिडक्शन ऑफ कूलॉम लॉ, ठीक है ना, डिडक्शन ऑफ कूलॉम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। इस पॉइंट को, टॉपिक को याद रखिए, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या फिर डिडक्शन ऑफ कूलॉम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। चलो देखते हैं, ये बहुत सिंपल है। इसको जानने के लिए आपको तो सीधे सीधे पहले ये जानना ही जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या, एरिया वेक्टर, ठीक है, वो हम जानते हैं। दूसरा क्या है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो गॉस थ्योरम यानी नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इन्हीं दो थ्योरम का यूज, इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। मैं बार बार डस्टर भूल जाता हूँ, क्या बताऊँ, हाथ से मिटाने की बुरी आदत बन गई है, ठीक है। तो चलो देखो भाई, लेट अस सपोज अ पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल तन्हा, ठीक है ना, अकेला, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, एकलौता, ठीक है। ये चार्ज है, इसका जो पॉइंट हम मान रहे हैं ये पॉइंट ओ पर है, ठीक है ना। और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के वजह से डिडक्ट करना है, कंप्यूट करना है, वो आर डिस्टेंस से, यहाँ से आर डिस्टेंस, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे कंप्यूट करना है, यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे ले लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रहा। कूलॉम लॉ लाता तो आप तुरंत क्या करते, निकाल लेते फोर्स, यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन हमको अब गॉसियन थ्योरम से लेके चलना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोज करेंगे गॉसियन सरफेस, सपोज अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर। शेप कैसा होगा इसका, स्फीयर का होगा ना। देखो चूंकि गोल देख लेना भाई, गोल है, इतना गोल नहीं है, गोल गोल गोल, क्या बात है, बिल्कुल गोल बन रहा है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल गोल है। जहाँ तक भाई हम तो बता देते हैं बिल्कुल गोल है, ठीक है। तो ये देखो एक गॉसियन सरफेस है जो कि स्फीयर का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्या माना, सरफेस, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, 3D में हमने आपको बता रखा है कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली क्या होता है, आउटवर्ड, यानी डी ए इधर होगा, एरिया वेक्टर होगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड, यानी इधर ही होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ई डॉट डी ए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा, लिखेंगे। और थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी फाई इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी हमको मिलेगी ई डॉट, सॉरी डॉट नहीं रहेगा, डॉट नहीं रहेगा, ई डी ए, कितना मिलेगा, ई डी ए, ठीक है। तो ये छोटे से एरिया का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आओ इधर देखो, अब क्या करेंगे, देखो ये छोटे से का है, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर का है, ठीक है ना। तो हर जगह चाहे आप यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री क्या होगा, इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नेट
देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? देखो क्या करेंगे, इसी को डी छोटे इसको डी फाई लिख लो, सॉरी डी फाई छोटा से जगह का है ना, तो डी फाई को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। चूंकि ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, क्या है, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंडिकेट नहीं होगा चूंकि सब जगह है, तो इसको बाहर कर लेंगे, डीए करेंगे, डीए का क्या वैल्यू होगा, एरिया वेक्टर, एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये किसका वैल्यू हो गया, फाई का, किसका वैल्यू हो जाएगा, फाई का। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद नेट वैल्यू कितना आ गया हमारा, फाई का, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके आगे गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम हमको कहता है, क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, चूंकि चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। तो ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, देखो ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले ले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, मिटा दें इसको, ये बहुत बड़ा डायग्राम जो है हटा देते हैं, ठीक है ना, सब हटा देते हैं, देख लो, ठीक है। हो गया, इतनी बात समझ में आई। देखो हमारे पास क्या था, इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था फाई इक्वल टू हमको मिला था ई डॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फाई इक्वल मिला था, ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, ठीक है। और बाई गॉस लॉ क्या कहता है, बाई गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना। चलो ये इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखो, ये भी फाई इक्वल टू है, यानी फ्लक्स इक्वल टू कितना है, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आया है, किससे आया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। और ये क्या कह रहा है, ये गॉस थ्योरम कह रहा है कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो आपस में दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हमको मिलेगा क्यू, ठीक है ना, अपान ये देखो अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो इधर लिख देते हैं बड़े से, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा इन दोनों इक्वेशन के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखो होगा ना। तो अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डेट इज क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, देखो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही है, ये वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को तो कहेंगे। देखो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख लेते हैं, क्या सजा लेंगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू अपान आर स्क्वायर। क्लियर है। जब ये हमने सजा के लिख लिया तो ये अच्छे से मतलब सिस्टम में आ गया, यानी पैटर्न में आ गया। इसको ही हम क्या कहते हैं, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और यही तो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको क्या करना था, पॉइंट आर पे
क्या करना था, कंप्यूट करना था। तो ये जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की E इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लॉन्ग रॉड होगा, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके वजह से किसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करेंगे। ओके, आई वांट टू से प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। ओके, और इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।